नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केंद्राधिपति दोष की व्याख्या एक ज्योतिषी की दृष्टि से। देखिए, ज्योतिष में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम जनरल कई दफा जब कोई एक सामान्य व्यक्ति पढ़ता है तो उसके लिए दोष लग सकता है, लेकिन एक ज्योतिषी की दृष्टि से जिसके पास एक गंभीर दृष्टि है, सालों का अध्ययन है, उसको सामने वाले व्यक्ति को यह समझाना आना चाहिए कि भाई अगर आप किसी को मारक समझ रहे हैं तो वो आपका धनेश भी है। अगर आप किसी को चर लग्न के लिए अपना बाधक समझ रहे हैं तो वो आपका लाभेश भी है। तो ये ध्यान रखना है कि चाहे हम मारक की बात करें, चाहे हम बाधक की बात करें, इसी प्रकार से चाहे हम केंद्राधिपति दोष की बात करें। हालांकि मुख्यतः आज का विषय हमने केंद्राधिपति दोष लिया है, तो इसको सच में किस तुलना में माना जाए उसको हम बहुत ज्यादा समय ना दें। अगर हम इसको बहुत ज्यादा गंभीर समय देने लग जाएंगे तो फिर सामने वाला व्यक्ति जिसको ज्योतिष का ज्यादा ज्ञान नहीं है वो तो बिफर जाएगा। उसको ये आप अगर समझाने में कामयाब हो जाए कि इसका अर्थ क्या है, तो फिर उसके लिए दोष का कोई महत्व नहीं है। ये बहुत ऐसा, देखिए, जब भी हम कभी भी ज्योतिष में अलग अलग सूत्रों की बात करते हैं, चाहे हम दृष्टियों की बात करते हैं, तो वो एक ज्योतिषी को अंतरंग चीजों को समझने के लिए, भाई आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इस प्रकार से भी देख सकते हैं, लेकिन जहां आपको फल निकालना है, फलित करना है, वहां अगर आप याद रखिएगा, ज्योतिष में सदैव ना से बड़ा हां होता है। भाई हम कह रहे हैं भाई आपके पंचम भाव पंचमेश कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन बृहस्पति की बली दृष्टि है, संतान डिले होगा, डिनाय नहीं है। तो ये हमें विचार रखना है। और इस प्रकार के दोषों में तो बहुत ज्यादा एक वो फैला हुआ है कि भाई मेरा केंद्रपति दोष लग गया है तो अब मेरा तो कैसे चलेगा। क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने, ताकि हम इसको इतना ज्यादा बुरा ना माने। हर प्रकार से जो वस्तु दोष कहती है वो दोष उस दर्जे का नहीं है जहां पर हमें कोई गंभीर समस्या आ जाएगी। अब दिक्कत क्या हो रही है, हर जगह वो दोष शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम उन दोषों में अंतर नहीं कर पा रहे कि कौन ज्यादा गंभीर दोष है और कौन सिर्फ एक समझने की दृष्टि से, ज्योतिषीय दृष्टि से है। उसका जातक के जीवन में कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आप उसको ये बात समझा देते हैं तो बस वो चीजें शांत हो जाएंगी। तो केंद्राधिपति दोष हमने 3-4 पॉइंटों में यहां मेन बातें लिखने का प्रयास किया है कि भाई किस ग्रह को लगता है, किन भावों को लगता है और इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, जब एक केंद्र के साथ दूसरा केंद्र एक ही स्वामी उसका हो तो उसको हम कहते हैं भाई ये तो अति मीठा हो गया। मतलब केंद्राधिपति दोष का अर्थ क्या होता है कि भाई जीवन में सुख तो है उस भाव से संबंधित, लेकिन उसको जातक नगण्य मानता है। ये कुछ ऐसा ही है कि किसी व्यक्ति को चाय मीठी मिली है, लेकिन क्योंकि उसने उससे पहले भी मिठाई खाया था इसीलिए उसको चाय मीठी नहीं लग रही है। ये बड़ा मतलब जरूरी विषय। केंद्राधिपति दोष अगेन डिनायल की बात नहीं कर रहा है कि भाई आपको नहीं मिलेगा। जो हमने सामान्य नियम लगाए हैं दूसरी कुंडलियों में, वहां यहां पर भी वही रहेगा कि अगर घर का मालिक, जैसे हमने जो एग्जाम्पल चार्ट लिया है मिथुन लग्न में, तो बृहस्पति को लग जाता है केंद्राधिपति, योग कह लें, दोष कह लें। हालांकि इस दोष की गंभीरता ज्यादा नहीं है, नहीं तो फिर व्यूअर्स इसी बात में भयभीत हो जाएंगे कि सर अब मुझे क्या करना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो यहां हमने बहुत सरल शब्दों में बताया है कि बृहस्पति ज्ञान का स्वामी है, तो ज्ञान के विषयों को लेकर थोड़ा गंभीर रहना है। इन्हीं दो ग्रहों को लगता है। बुद्ध बुद्धि का स्वामी है, उसके विषय को समझना है। या बुद्ध जिसका कारक है, बहनों का कारक है, गुरु का कारक बृहस्पति है, तो उन विषयों को ही हमें साधना है। और हमें कुछ अतिरिक्त कोई बहुत बड़ा उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब फिर तो हम इसको यही मान रहे हैं कि भाई आपके जो अगर द्विस्वभाव लग्न है तो फिर तो आपको जो दो सबसे महान शुभ ग्रह हैं जो नैसर्गिक शुभता रखते हैं उनको हमने दोष दृष्टि में रख लिया। नहीं, वो मतलब नहीं है। जीवन में वो सुख
आपको उस वस्तु का देंगे, आपको उसको रियलाइज करना पड़ेगा, हाँ यार ये तो मैं इसको ऐसा मान रहा हूं कि इसका तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और किन भावों में लगता है ये भी विचारणीय विषय है। केंद्राधिपति दोष कभी भी लगेगा, आप समझते हैं सप्तम भाव उसमें शामिल होता ही होता है। क्लियर हो गया? और साथ में पेयर बनता है, या तो चौथा भाव शामिल होगा जिसको हम मां का भाव भी मानते हैं, अपने भवन का, रियल एस्टेट का भाव मानते हैं। अगर यह भाव शामिल नहीं हो रहा है तो फिर कौन सा इसके शामिल होगा? दशम भाव। तो कई दफा आदमी इस द्वंद्व में, इस धर्म संकट में उलझ जाता है। उसको सिर्फ मतलब उसको ऐसा लग रहा है, मतलब अगर जैसे बृहस्पति, यहां पर हम स्वग्रही मान लेते हैं, बृहस्पति उच्च का माने, बृहस्पति अगर बली है, इन भावों में कोई समस्या नहीं है। समाज उसको ये मानेगा कि भाई उसको अच्छा पार्टनर मिला है, उसको अच्छी जॉब मिली है, लेकिन उसके मन में ऐसा रहेगा यार मुझे स्टेटस का वो नहीं मिल पाया, पूरा सुख नहीं मिल पाया, या जैसा मेरा पद है मुझे उस प्रकार से इनकम नहीं हो रही है। इसी प्रकार से कई दफा इसके बारे में भी वो विचार करता है। यह बात याद रखना है कि केंद्राधिपति दोष उस जातक को एहसास नहीं होने देता उस सुख का, बस इसके बाद, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा आपसे वो चीज छीन जाएगी। क्लियर हो गया? तो अगर उस बुद्धि से आ जाते हैं, वैसे भी देखिए वो तो ईश्वर कहता ही है कि भाई हमें अंततो गत्वा, जब हमारे अंदर इस प्रकार की भावना रहेगी, हमारे पास सब कुछ रहे लेकिन हम बहुत ज्यादा किसी से अटैच ना रहें कि भाई उसके बिना हाय मेरा क्या होगा, क्योंकि संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो अगर ये वृत्ति आ जाती है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दोष है, सिर्फ एक समझ का तरीका है। ये तो एक प्रकार का देवताओं का आशीर्वाद है कि ठीक है, मैं उसमें ज्यादा लिप्त नहीं हो रहा हूं। ये भगवान ने अच्छा किया आपको कि भाई आपके पास वो है। अगर आप मानते हैं कि भाई जैसे हम रामायण का आधार बनाए, महाभारत का आधार बनाए, तो राजा जनक को हम कहते हैं कि उनके गुरु है वो, जिसके पास कुछ नहीं उनके भी गुरु वो है। माने सुखदेव जी कहते हैं उनको किसी चीज का मोह नहीं, तो उनके शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं था। जो भागवत के पूर्णाधिकारी माने जाते हैं, जो भी भागवत का सही ज्ञान लेना चाहता है वो सुखदेव जी को भजता है, जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं। अभी सुखदेव जी के शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है, लेकिन उनके गुरु कौन है? उनके गुरु एक राजा हैं, राजऋषि, वो राजा जनक। तो आप बात समझ रहे हैं कि उनके पास पूरा राज है, लेकिन वो सुख को सुख नहीं मानते हैं। कहते हैं तो ये आप इसको अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं कि बुरी दृष्टि से देख रहे हैं? इसीलिए ये अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। और खासकर ये ज्योतिषियों का मुख्य विषय है, इस प्रकार के भाई बाधक ग्रह है, मारक ग्रह है, कि आप किस प्रकार से उसको इंटरप्रेट करके बताते हैं कि भाई भगवान शंकर से भयभीत होगा या भगवान शंकर से प्रेम करेगा। कहते जी भगवान शंकर से प्रेम करेंगे, तो कहता भी उनके पास तो प्रेत रहते हैं, वो तो प्रेतराज है, वो तो सब प्रेतों के ऊपर है, वो कालों के महाकाल है वो। तो ये हमें विषय सदैव रखना, समझना पड़ेगा कि भाई चाहे हम मारक की बात करें, चाहे हम बाधक की बात करें, और चाहे हम केंद्राधिपति योग की बात करें, ये एक ज्योतिषी दृष्टि है। एक कम जानकार व्यक्ति को अगर आपने ये बात बहुत गंभीरता से बता दी, बेचारा वो तो टेंशन में आ जाएगा कि अभी तक तो मैं समझता था कि बृहस्पति और बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, अब पता लगा ये तो दोष दृष्टि है। दोष नहीं है वो, आपके पास हीनता है क्या, आपके पास कमी है क्या? नहीं है, बस वो खाली कह रहा है कि भाई आपको उन वस्तुओं से वो अनुभूति नहीं होती है। मेरे पास सब कुछ है, वो अनुभूति हो तो अच्छी बात है ना, तभी हम परब्रह्म परमात्मा को ले पाएंगे, चाहेंगे, नहीं तो हम इसी में लिप्त रहेंगे। वो दृष्टि भी समझनी पड़ेगी। कई दफा हमारे पास सब कुछ होता है, खाली वो ज्योतिषी मुख्यतः क्या करता है, उसको कहता है भाई खाली दिशा दे देता है, उसके पास सब कुछ है, उसको सही दिशा मिल जाती है, उसका जीवन है वो सार्थक हो जाता है। यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पहली दफा तो हमें बात याद रखनी, संसार का कोई भी चार्ट, संसार का कोई भी योग बुरा नहीं है। कहता जी कैसे बुरा नहीं है? आप क्या हम अब प्रेतों को भी अच्छा मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे हम अच्छा? भगवान शंकर उनके साथ रहते हैं,
हमारे वो आराध्य देव हैं। अगर हमारे प्रारब्ध में कुछ ऐसा लिखा है कि भाई तेरे जीवन में इस प्रकार का कुछ रहेगा, कहता जी सर है तो वो भगवान का ही रूप। जहां ये दृष्टि आ गई, एक तो मैं भयभीत हो रहा हूं, और जहां ये दृष्टि आ गई है तो पर ब्रह्म परमात्मा का ही रूप। भाई तुलसीदास जी के बारे में जो हम मानते हैं, क्योंकि हम अपनी माइथोलॉजी में जरा सा भी, हम माइथोलॉजी को क्या मानते हैं, जो मिथ से हमें, यानी जो संसार, जो माया जाल से बचाता है, वो हमारी माइथोलॉजी है। यूरोपीय परिभाषा क्या है, अमेरिकन परिभाषा क्या है, उसको हम नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं, वो तो क्या मानते हैं भाई, ये तो मिथ है। मिथ यानी मनगढ़ंत। हम क्या मानते हैं, जो मनगढ़ंत वस्तुओं से हमारी रक्षा कर लेता है। तो हमें यह बात समझनी है कि भाई जहां वो बात ये बोल रहे हैं, तुलसीदास जी ने उस प्रेत में भी ब्रह्म को देखा, तो उन्होंने उनको मार्ग बता दिया कि भाई भगवान राम जी से मिलना है तो हनुमान जी आपकी सहायता कर सकते हैं। तो ये आप दृष्टि लाइए कि भाई वो मुझसे अलग नहीं है। मैं अगर मेरे जीवन में, मैं कहता हूं कि मुझे रात्रि में कोई इस प्रकार का दृश्य दिखता है, कोई ऐसी कल्पना रहती है, कोई बुद्धि का ऐसा कोई विकार बनता है, अगर मैं समझ जाऊं, मैं पूरी तरह समझ जाऊं कि नहीं ये ब्रह्म है, कहते जी मैं आपके सामने दर्शन देता हूं, कहते ठीक है ये आप पर ब्रह्म परमात्मा है, और जिस परमात्मा को मैं सदा भजता हूं आप उसी का ही एक रूप है। क्या हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष भगवान के रूप नहीं थे? वो तो कह रहे हैं कि भाई साक्षात मेरी तरह दिखते थे। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष वो माने खाली एक भक्त भी नहीं कह रहा है, वो तो कह रहे मैं ही था। भगवान के जो गार्ड्स कहे जाते हैं वो उनकी तरह लुक में एकदम है। आपने अगर ये कथा इसका पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा विकार आ गया तो उनको श्राप मिल गया। लेकिन ये भूलना नहीं है कि वो उसी का रूप है। क्लियर हो गया? तो हम जब हमारे मन में ऐसी भावना आ जाती है तो बस फिर हमारा कल्याण हो जाता है। तो वो भावना रखनी है। तो एक ज्योतिषी के लिए क्या क्या बिंदु जानने जरूरी भाई, एक केंद्र है, दूसरा केंद्र है, तो अति मीठा हो जाता है, या कह देते हैं उसको केंद्र यानी किसी कंट्री का एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। क्लियर हो गया? तो ये इसमें मुख्य दो केंद्रों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। याद रखना है ये दो ही शामिल होते हैं, इधर ये वाला साइड या ये वाला साइड। क्लियर हो गया? जैसे मिथुन लग्न के लिए ये दो हैं, यहां 6 नंबर आ जाएगा, तो 6 7 8 9, 9 और 12। फिर कन्या लग्न के लिए ये दो भाव आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो 3 6 9 12 इन्हीं 4 लग्नों में आते हैं, और दो अलग अलग पेयर बनते हैं, हमें ध्यान रखना है। तो सुख का एहसास कम, इस लाइन को अच्छे समझना है, सुख कम की बात नहीं कर रहा है। अगर इनके मालिक जो भी केंद्राधिपति दोष में आ रहे हैं, अगर मालिक स्वग्रही हैं, मित्र भाव में है और उच्च के हैं, ग्रंथों में तो साफ साफ लिखा है भाई स्वग्रही अगर उच्च के हैं तो फिर आप विचार ही मत करो, इसको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं आपको। लेकिन वो उसी को मान के बैठा है कि नहीं केंद्राधिपति दोष होता है तो होता है, तो कैसे अब ठीक है, फिर हम फलित कैसे करेंगे? मैं जो अभी आपको बात बताने का प्रयास कर रहा था कि जब भी हम चीज को क्लियर, एक विषय को समझना चाहते हैं, एक ज्योतिष में से एक लाइन निकालना चाहते हैं, कहता जी उसमें तो ये अरगड़ा भी पड़ रहा है, उसमें 25% दृष्टि भी पड़ रही है, 50% भी दृष्टि पड़ रही है, तो फिर हम कैसे ये सारे विषय सिर्फ एक ज्योतिष को समझने के लिए, हाँ कि भाई ये एक अच्छी अप्रोच है, इस ग्रह का प्रभाव अच्छे ग्रहों में पड़ रहा है, लेकिन जब हम इससे हां से ज्यादा ना निकालने लग जाते हैं तभी गड़बड़ होती है। तो हमें हां निकालने का प्रयास करना है। ज्योतिष में सदैव हां ही बली होता है, ना नहीं बली होता है। इसीलिए हम नवमांशा को किसमें ज्यादा उपयोग कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कोई ग्रह हमारा लग्न में नीच का है, नवमांशा में उच्च का, उसको ही हम ज्यादा बली मान रहे हैं, उस विषय को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमारा लग्न में पूर्ण बली होकर बैठे हैं ग्रह, कहता जी नवमांशा में थोड़ा कमजोर हो रहा है, कहता जी कोई बात नहीं, वो मिलेगा ना आपको। कहता जी वो अंदर की बात तो ये थोड़ा कमजोर लगेगा, ठीक है वो, लेकिन सोसाइटी में इंप्रेशन कैसा जा रहा है? जो लग्न बता रहा है। इसलिए हम किसकी तलाश में है? ज्योतिष में हम ज्यादा ना के विषय में है या ज्योतिष में ज्यादा हां के विषय में है? हां ज्यादा बली है। अगर हां मिल जाता है बहुत बढ़िया है। सुख का एहसास कम, सुख की बात कम नहीं कर रहा है वो,
बुध बृहस्पति, ये दो ही ग्रह केंद्राधिपति योग में माने जाते हैं। एक बुद्धि का देवता बुध और एक बृहस्पति ज्ञान का देवता। दोनों में फर्क है, इसमें भी हम अंतर कई बार नहीं कर पाते हैं। बुद्धि का देवता, वो बुद्धि जहां हम बात करते हैं न्यूरॉन सिस्टम की बात करते हैं, उसका कोई किसी से मतभेद नहीं है, वो सबके लिए। क्या राक्षस भी बहुत बुद्धिमान हो सकता है, माने दानव और देवता दोनों ही बुद्धिमान, देवता कम बुद्धिमान भी हो सकता है। इसीलिए बुद्ध का मतभेद किसी से नहीं, वो डार्क साइड में भी उतनी इज्जत उसको मिलती है और लाइट साइड यानी सूर्य के पक्ष में भी और शनि के पक्ष में भी। वो तो बुद्ध तो आप समझते हैं दोनों में बराबर उसको प्रेम प्यार मिलता है। लेकिन जहां बृहस्पति की बात आती है, वो धर्म कार्य की बात करता है, उस ज्ञान बुद्धि को लाता है जो पूरी तरह सत्य पर चलती है, सात्विक है, जो अंततोगत्वा सबका हित करती है। क्लियर? तो ये प्रथम दृष्टा तो ऐसा लग सकता है कई दफा कि सर फिर बृहस्पति ही ज्यादा बली होंगे। हाँ वो ठीक है धर्म दृष्टि से, लेकिन अगर कोई अनंत को पाना चाहता है, कोई अपने मस्तिष्क को जीतना चाहता है, कोई न्यूरॉन्स जो अपनी, जिसको हम बोलते हैं क्या, कुंडलिनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहता है, उसको तो बुद्ध को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट बुद्ध को मिला हुआ है। वहां फिर धर्म ज्ञान या अधर्म ज्ञान का अंतर खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इन दो ग्रहों के कारण ही वो केंद्राधिपति दोष या योग लगता है। तो खाली जैसे मान लीजिए बुद्ध को लग रहा है तो उसको ये विषय बताना चाहिए, बुद्ध के जो जो कारकत्व हैं, बहनों का ध्यान रखना चाहिए, और उसको ये बात बतानी चाहिए कि भाई अपना विषय, अपने बुद्धिमत्ता को सुधारो, अपना प्रतिक्रिया समय जो है, अपना जो रिस्पॉन्स टाइम है, उसको कम करने का काम करो। क्लियर हो गया? त्वरित करने का कार्य करें, तो इस अंतर से हम बच सकते हैं, इस अंतर को हम समझ जाएंगे। बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति ज्ञान की बात करता है, बृहस्पति गुरु की बात करता है। एक महिला के चार्ट में बृहस्पति उसके हस्बैंड की भी बात करता है, तो उसके अंदर गुरु दृष्टि लानी चाहिए। गुरु का अर्थ क्या होता है? कहता है जी गुरु बस हमने धारण किया, उससे मंत्र लिया, ये गुरु होता है। गुरु का मतलब आज्ञा, याद रखिएगा। गुरु यानी, गुरु का मतलब क्या? किसी भी आज्ञा को हमें पालन करना, यह गुरु का अर्थ है। कहीं से कोई आज्ञा निकली है, वो हमने पालन किया। कई दफा हमें लगता है कि नहीं सर अब किसको चुन रहे हैं, बड़ा दोष है, तो आप किसी ग्रंथ को गुरु मान सकते हैं। क्लियर होगा? अलग अलग विधाएं, हमें कई दफा लगता है कि सर इस दोषपूर्ण संसार में कोई गुरु ऐसा मिल नहीं पाया, कोई ऐसा मेंटर मिल नहीं पाया। हालांकि ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। अब हमारी, अभी हम कुछ और विषय ढूंढने के लिए कहेंगे, आप ढूंढ के निकाल देंगे, लेकिन हमारे लिए एक अच्छा गुरु का मतलब खाली वो एक ये भी अवधारणा है कि गुरु का मतलब शायद वो उसी वस्त्र में होना चाहिए, जैसी परिभाषा हम समझते हैं कि भाई उनकी दाढ़ी लंबी होनी चाहिए और उनका कपड़ा जो है इस प्रकार का होना चाहिए। वो ऐसी ही बात नहीं कर रहा। गुरु यानी जो हमारे मन में उठ रहे प्रश्नों को शांत कर सके, वो गुरु हो सकता है। वो हमसे ज्यादा उम्र का हो सकता है बराबर उम्र का हो सकता है कम उम्र का हो। क्लियर हो गया? महिला का हो सकता है महिला ही गुरु हो जाए, महिला का पुरुष गुरु हो जाए, बालक भी गुरु हो सकता है। तो कहीं से आज्ञा अगर है तो उसको शिरोधार्य करके उसका पालन करना। क्लियर हो गया? कई दफा लोग कह देते कि सर मेरा हमारा गुरु है, वो आज्ञा देते क्या करते हैं? कहते हैं हम कभी मन में आता है मानते हैं, तो नहीं मानते। ये हमें समझना पड़ेगा कि भाई हम किस, इसका अर्थ क्या मान रहे हैं। आज्ञाकारी होना गुरु का माने, जब वो बोलता है गुरु धारण करो यानी आज्ञाकारी होना, ये बन जाओ। तो ये ज्ञान विषय अगर बृहस्पति को लगता है तो हमें खासकर इस विषय का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि भाई गुरु महिला के लिए उनके पति हैं, किसी पुरुष जातक के लिए वो, भाई देखिए ग्रंथों में तो हम अपने रेफरेंस जैसे महाभारत जैसे ग्रंथों में तो हमने कई जगह लिया है कि भाई किसी व्यक्ति ने अपने पत्नी को भी गुरु समान मान लिया। क्लियर हो गया? तो वो विचारधारा भी चल सकती है। ऐसे कई महापुरुष भारत में भी हुए हैं जिनको लगा यार मेरी पत्नी को बहुत ज्ञान है, उन्होंने उसको गुरु की तरह माना है। तो यहां पर कोई ऐसा लिमिट नहीं किया गया है कि उसी को बनाना है। आपको लगता है कि नहीं इसका धर्म की जानकारी है, उसको आप बना सकते हैं।
स्वग्रही और उच्च दोष नहीं, ये तो सीधा सीधा है, ये बात लिखी है कि अगर स्वग्रही और उच्च का है फिर हम उसको मानेंगे ही नहीं, फिर उसको बताने का कोई अर्थ भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो व्यक्ति ज्योतिष का ज्यादा जानकार नहीं है, ये दोष शब्द का इस्तेमाल उसके सामने ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर अनावश्यक फंस जाएगा। हालांकि या तो हम माने कि भी इसकी प्रखर बुद्धि, हमारे पास कई दफा वो आया है, वो जानता है भी कि जीवन में दोष सभी के जीवन में होता है। अगर ऐसी बुद्धि है फिर हम उसको बता सकते हैं सरल करके कि भाई इसका ये अर्थ है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी इसको बड़ा ज्यादा ले लेता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा टेंशन है, तो उसको पहली दफा में ये बात ऐसे नहीं समझानी चाहिए। कहते भाई दो केंद्रों के स्वामी हैं बृहस्पति और कुछ नहीं है। और इसमें ये वाली बात मुख्य रूप से बताई जाती है 4-7 या 7-10 भावों में ही लगता है, तो कहीं और ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। यानी तुलनात्मक दृष्टि से कई बार व्यक्ति अपने पार्टनर और अपने चतुर्थ भाव, अपने रियल एस्टेट, इसको मां भी कह सकते हैं, इन विषयों को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि यार मां की तरफ झुकाव इंक्लाइंड ज्यादा होना चाहिए या पार्टनर या भार्या की तरफ। और इसी प्रकार से कई दफा लगता है यार मैं कार्य में ज्यादा बिजी तो नहीं हो गया हूं, पार्टनर में ज्यादा बिजी तो नहीं हो गया हूं। ये दो इन्हीं के बीच में रहता है वो असमंजस की स्थिति। और फिर से बात बता रहा हूं, इस प्रकार के जितने भी विषय हैं हम कोशिश करेंगे, हालांकि आज का जो विषय है वो सिर्फ केंद्राधिपति पर है, लेकिन इसी प्रकार से आप मारक का भी और बाधक का भी, इनफैक्ट बाधक को तो आप बिल्कुल ना बताएं किसी को, वैसे ही वो बेचारा परेशान हो जाता है। अगर आपको सरल करके बताना है तो आप बता सकते हैं कि भाई कुछ चीजें हम चाहे हम मुहूर्त की दृष्टि से कह रहे हैं उसको, और चाहे हम शरीर की दृष्टि से कह रहे हैं कि भाई अगर थोड़ा वो धन अर्जन में चल रहा है, थोड़ा शरीर बीमार पड़ रहा है, वही विषय रहेगा, बाकी ज्यादा आपको नहीं बताना। भाई अब कैसे आप इसको खराब बता सकते हैं? 11वें भाव का स्वामी तो इच्छा पूर्ति करता है, आपको धन मिल रहा है ना, कहते शरीर थोड़ा बीमार है, कहता जी कोई बात नहीं, आप बताएंगे बाधक है, फिर उसके मन में टेंशन आ जाएगी। इसी प्रकार से नवम भाव को स्थिर के लिए बाधक मान रहा है, सप्तम भाव को वो द्वि के लिए बाधक मान रहा है। तो वो एक ऐसा विषय जो एक उस पूरे ग्रंथ में लिखा है। हम कोशिश करेंगे हम एक अलग प्लेलिस्ट भी चलाएं जहां हम ग्रंथ को एज इट इज पढ़ें, जैसा वो लिखा हो वैसे ही पढ़ें। तो वो उन लोगों के लिए लेकिन होगा जो लंबे समय से प्रैक्टिस में है, ताकि फिर वो खुद से इंटरप्रेट कर पाए कि भाई क्या विषय है, वो किस प्रकार से कोई ज्योतिषी हमें समझाने का प्रयास करता है और हम उसका क्या अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक हो गया? तो ओरिजिनल टेक्स्ट बायस नहीं है, वो सीधी फर्स्ट क्लास की बात करते हैं। लेकिन क्या हम फर्स्ट क्लास को डिजर्व करते हैं? नहीं कहते नहीं सर, मैं तो थर्ड क्लास और सेकंड क्लास को डिजर्व करता हूं। मैं तो खुद बार बार बोलता हूं कि हमारी फर्स्ट क्लास बुद्धि कहां है। नहीं है तो फिर वो बातें हमें थोड़ा सा मॉडुलेट करके सामने वाले को डिलीवर करनी होगी कि भाई देख, ओरिजिनल टेक्स्ट ऐसा है, लेकिन उसका वो पूरी तरह से एक ही विषय पर है। हम जब ओरिजिनल टेक्स्ट की बात करेंगे तो फिर हम इसमें पिछले 1000 साल में हुए बदलावों को नहीं गिनते हैं। क्लियर हो गया ना? हम और पुराना, जैसे बृहत पराशर होरा शास्त्र है, ये इसको माना जाता है ज्योतिष का सबसे पुराने ग्रंथ, जैसे भृगु संहिता है, बृहत पराशर होरा शास्त्र है, लेकिन जो पिछले 1000 सालों में इंक्लूड हुए हैं ज्योतिष में, उनको हम मॉडर्न ज्योतिष में शामिल कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो जब भी मैं मॉडर्न की बात बोल रहा हूं तो मैं कोई 50-40 साल की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें 1000 साल पहले की भी बातें शामिल हो जाती हैं। क्लियर हो गया? ये भी प्रश्न व्यूअर्स बार बार करते हैं कि जी नारायण भाव चलित चार्ट में जो प्लैनेट है उससे योग देखें कि लग्न से। मैं बार बार बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, योग देखना है, कोई प्लैनेट नीच का है उच्च का है, वो आप लग्न से ही देखेंगे। ये बदलाव भी पिछले 1000 साल का है। तो आप इस बात को समझ जाए, मैं किसी को डिनाई करने की बात नहीं कर रहा, उनकी अपनी खुद की कुछ चीजें हैं, रिसर्च है, वो उन्होंने शामिल की हैं, लेकिन जहां भाव चलित की बात आती है वो मुख्यतः गोचर को, दशा को समझने का लिए ज्यादा उपयोग में लाएं, ना कि फिर मैंने बोला ना, हां बली है ज्योतिष में, हम ना पर बार बार जा रहे हैं कि जी मेरे लग्न कुंडली में वो बली बैठा है, भाव चलित में जाकर वो कमजोर हो गया। क्लियर हो गया? इस प्रकार की दृष्टि नहीं रखनी है, बल्कि ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि सर मेरे
लग्न में वो कमजोर है और भाव चलित में वो बली है, तो कहता भी जब तेरी दशाएं चलेंगी तो उसका जो तू समझ रहा है नेगेटिव इंपैक्ट, उसका नेगेटिव इंपैक्ट इतना तेरे जीवन में नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो भाव चलित को इस प्रकार से आप समझे, लेकिन योग निकालने हैं वो आप लग्न से निकालें, उसके लिए भाव चलित का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि हम आपके सामने बहुत ही कंपाइल करके बहुत कम शब्दों में आपके सामने विषय लाने का प्रयास करें, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसको यस या नो में नहीं समझाया जा सकता है कि भाई मैं खाली यस बोलूं, नो बोलूं या कुछ लाइनें पढ़ दूं, बड़ा संकट पैदा हो जाता है। इसीलिए हमने पहले ही आपके सामने एक्सप्लेन किया है। हम हालांकि चाह रहे थे कि शुरुआत करें ओरिजिनल टेक्स्ट से, लेकिन उसमें फिर नए लोगों के लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी कि सर ये तो ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो 11वें भाव को संसार के लिए लिप्त होना मानता है, और संसार में लिप्त होना मतलब मोक्षा में बाधा। तो वो हमने इसीलिए पहले जो आजकल का व्यू है उसको हमने रघु संहिता में अच्छे से समझा दिया है। अब जब आप वो सारे वीडियो देख लेंगे और उस बात को समझ जाएंगे, फिर जब आप के सामने ओरिजिनल टेक्स्ट भी आएगा तो भी आपको कोई बाधा नहीं होगी कि ठीक है सर, एकदम हमने इस बात को समझ लिया है कि भाई वो फर्स्ट क्लास की बात कर रहा है, इसीलिए वो उसको अच्छा नहीं मान रहा है। भाई कई जगह लिखा है, वो बार बार कह रहा है 11वां भाव अच्छा नहीं है, लेकिन हमने पहले वो बात इसलिए आप लोगों को थोड़ा ज्यादा विचार नहीं करा, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास के लायक हैं क्या नहीं है। कहते जी नहीं है, हम अभी ब्रह्म को पाने के लिए डिजर्व नहीं करते हैं, इसीलिए हमने उस अशुभता को छोड़ दिया। हमारे लिए तो शुभ ही शुभ है, भाई लाभ प्राप्ति हो रही है, कैसे कोई डिनाई करे इस बात को। लेकिन हम ओरिजिनल टेक्स्ट पर भी जरूर जाएंगे, एज इट इज आपको डिलीवर करेंगे, और उसको हम कोशिश करेंगे वो अलग प्लेलिस्ट रखें उसकी, कि जब कोई व्यक्ति उसको पढ़ना चाहता है तो एज इट इज वो ओरिजिनल टेक्स्ट सुन सकता है या पढ़ सकता है। तो तभी हमारी दृष्टि ज्योतिष में और ज्यादा गंभीर हो जाएगी, और हम तुलना करके निकाल पाएंगे कि किस लिए उसने ये बात को कई जगह बुरा माना है। क्लियर हो गया? क्योंकि उसका बुरा या उसका अच्छा बायस्ड नहीं है, उसका तो अनबायस्ड है, वो तो सब हर जगह ब्रह्म की बात करता है। क्योंकि बृहद पराशर होरा शास्त्र, ये जो ज्योतिष का ओरिजिनल टेक्स्ट है वो तो वेद का चक्षु माना गया है, वो वेद है और उसमें कोई दोष नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।